हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकारी जॉब न्यूज़ में। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप देख भी रहे हैं, इन सब पर बात करेंगे एक एक करके आपके एग्जामिनेशंस के लिए। तो शुरू करते हैं बिना देर के हुए और पहला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा राहुल सिंह। ठीक है, राहुल सिंह। इससे पहले कौन थे अध्यक्ष थी? तो निधि छिब्बर थी जो आईएएस थी, और वो सीबीएसई के अध्यक्ष थी। अब निधि छिब्बर को नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त कर दिया गया। अब राहुल सिंह हैं और बिहार कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है, सीबीएसई उसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में, और उसकी स्थापना हुई थी 1962 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किन स्थलों को विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया है, जिससे भारत में इसकी संख्या 57 हो गई है। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है वो अस्थायी सूची की बात हो रही है, लिस्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? तो देखिए, 6 विश्व धरोहर स्थल हैं और उन सब की जो लिस्ट है वो मार्च में प्रकाशित हुई है। द हिंदू न्यूज़पेपर ने ये दिया है। तो ये लिस्ट देख रहे हैं आप, उपरोक्त सभी है तमाम। जैसे कौन कौन? तो ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा खूनी भंडारा है बुरहानपुर मध्य प्रदेश में ही। चंबल घाटी के जो रॉक कला स्थल हैं वो हैं। और फिर भोजेश्वर महादेव मंदिर है भोजपुर में। रामनगर मंडला के गौंड स्मारक हैं। धामनार का ऐतिहासिक संग्रह है। तो ये सब जो है ना वो अब अस्थायी सूची में शामिल हुए। देखिए, 2 तरह की लिस्ट होती है यूनेस्को की, एक अस्थायी सूची होती है और एक अस्थायी सूची होती है। तो पूरी लिस्ट भी आपको आगे बताएंगे। पहले इन सब के बारे में जान लेते हैं, जो 6 हैं उन सब के बारे में। जैसे ग्वालियर का किला, ये भारत के मतलब मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में वहाँ पर स्थित है। और यहाँ का जो रचना है, मुख्य महल है, वो सब इम्पॉर्टेंट है। जैसे मान मंदिर है, इसके अलावा गुजरी महल है। ठीक है, तो ग्वालियर किले को तोमर राजपूत शासक मानसिंह तोमर ने बनवाया था। उनका शासनकाल था 1486 से लेकर 1516 के बीच में। ठीक है, इसके अलावा आता है खूनी भंडारा बुरहानपुर में। ये एक भूमिगत जल प्रबंधन प्रणाली है और ये मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर शहर है वहाँ पर है। और इस शहर में निर्मित 8 वाटर वर्क्स शामिल हैं। और ये जो जल प्रणाली है उसका निर्माण हुआ था 1615 ईस्वी में। कब? 1615 में। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है चंबल घाटी के रॉक कला स्थल। ये भारत का जो मध्य क्षेत्र है वहाँ पर बड़ी क्षेत्र में रॉक कला स्थल है। और सीधे शब्दों में कहें तो प्राकृतिक जो चट्टान है उस पर जो कलाकृति की गई थी, जो वो सब है। ठीक है, तो चंबल नदी मध्य प्रदेश में यमुना की सहायक नदी है। वो फिर आगे उत्तर प्रदेश में भी जाती है। तो ये नदी जानापाव पर्वत बांगचू पॉइंट महू से निकलती है। और तो वहाँ पर ये रॉक पे ये कलाकृति है और वो भी इसमें अस्थायी सूची में शामिल किया गया। अगला है भोजेश्वर मंदिर। ये मध्य प्रदेश के भोजपुर में स्थित है और भगवान शिव को समर्पित ये कहा जाता है कि करीब 1000 साल पुराना मंदिर है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में परमार राजा भोज ने किया था। अगला नंबर है रामनगर मंडला के गौंड स्मारक। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब के कुछ हिस्सों में को कवर करता है और ऐतिहासिक रूप से गोंडवाना कहा जाता है। ये गढ़ साम्राज्य को गढ़ मंडला या गढ़ कटंगा कहते हैं। तो मंडला गौड़ जो वंश की राजधानी भी रह चुका है वो मंडला। ठीक है, तो वहाँ का ये। अगला है धामनार का ऐतिहासिक संग्रह। ठीक है, धामनार गांव जो है वो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है और यहाँ चट्टानों को काट कर बनाई गई 51 गुफाएं, स्तूप, चैत्य, मार्ग, सघन आवास है और 7वीं शताब्दी ईस्वी में इसको बनाया गया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, यूनेस्को की अस्थायी सूची है। देखिए, यूनेस्को द्वारा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो दर्जा दिया जाता है तो उससे पहले उसको अस्थायी सूची में डाला जाता है और उसके बाद उसको अस्थायी सूची में किया जाता है। ठीक है, तो उसकी जो अस्थायी सूची है उसकी पूरी लिस्ट मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। ठीक, टोटल 57 हो गए हैं। तो ये है
अस्थाई लिस्ट जो एक एक करके हम दे रहे हैं, और पीडीएफ में मैंने दे दिया है। पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है वहाँ से, ठीक है। तो ये थोड़ा अस्थाई सूची का पूरा देखा आपने, और अब देखते हैं अस्थाई सूची। देखिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो अस्थाई सूची है उसमें 42 स्मारक हैं भारत के, ठीक है, भारत के 42 स्मारक हैं। तो उन सब की भी लिस्ट यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, और पीडीएफ में ये भी आपको मिल जाएगा, एक एक करके देख सकते हैं, या तो आप पॉज कर सकते हैं या फिर आप इसका पीडीएफ जो है ना वो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ओके, यूनेस्को की बात कर रहे हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। ओके, स्थापना हुई थी 1945 में, और इसका डायरेक्टर जनरल कौन है? आद्रे ओजेले, ठीक है, ओजोले, आद्रे ओजोले। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं अपने एग्जामिनेशंस के लिए, तो शानदार मेंबरशिप प्लान है सरकारी जॉब न्यूज़ के जो ऐप है उस पर, और छूट चल रही है, बस कुछ दिन छूट के बचे हैं। तो देख सकते हैं आप, दो तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है और एक ISPCS मेंबरशिप प्लान है। बेसिक मेंबरशिप प्लान जो है वो SSC लेवल का, राज्यों के पुलिस, क्लर्क, टीचर, इन सब के लेवल के एग्जामिनेशन के लिए, और ISPCS का जो एग्जामिनेशन है उसके लिए ISPCS मेंबरशिप प्लान है। उस तरह के करंट अफेयर्स वहाँ पर आपको मिलते हैं, ठीक है। उसमें वीडियो, टेस्ट, PDF और संबंधित एग्जामिनेशन टेस्ट सीरीज भी होते हैं। देखिएगा जरूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ऐप का। आगे बढ़े, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत इटली सैन्य सहयोग समूह यानी MCG की बैठक का 12वां संस्करण मार्च 2024 में कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया। भारत इटली सैन्य सहयोग समूह है ये, ठीक है। उसमें दोनों देशों की सेनाओं के बीच में ये सैन्य सहयोग को लेकर ये मीटिंग आयोजित की गई थी, और 12-13 मार्च को न्यू दिल्ली में की गई थी। अच्छा, इससे पहले वाला इससे पहले जो मीटिंग हुई थी वो 2022 में हुई थी, अभी 2024 में हुई है। इससे पहले 2022 में हुई थी, मई में हुई थी, और ये इटली में हुई थी, यानी रोम में हुई थी, ठीक है। तो इस दौरान सैन्य सहयोग, रक्षा सहयोग, इन सब को लेकर कई सारी रणनीतिक बातचीत हुई है। और इटली के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एक बार मैप के जरिए देख लेते हैं। तो ये रहा अपना प्यारा भारत, और अब चलते हैं इटली की ओर, ठीक है। रेड कलर में जो आप देख रहे हैं वो है इटली, ठीक है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जियोर्जियो मेलोनी, जियोर्जियो मेलोनी। यहाँ राष्ट्रपति भी होते हैं, उनका नाम है सर्जियो मटरेला। राजधानी रोम है और मुद्रा है यहाँ की यूरो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब ST समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ाकर कितना करने को मंजूरी दी है? आंसर 20%। इससे पहले जो आरक्षण था वो 10% था, और इस मंजूरी के साथ ही अनुसूचित जनजाति के लिए उनके लिए जो टोटल आरक्षण है एजुकेशन और सरकारी नौकरियों में, तो वो 20% हो गया है। ये फैसला उपराज्यपाल जो वहाँ के हैं मनोज सिन्हा, उनकी अध्यक्षता में एक प्रशासनिक परिषद की मीटिंग हुई थी मार्च में, और उसी के दौरान ये फैसला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 समुदायों को इससे पहले हाल ही में ST में भी जोड़ा गया था। पद्दारी जनजाति, गद्दा ब्राह्मण, कोली समुदाय, पहाड़ी जातीय समूह, इन सबको भी उसमें शामिल कर दिया गया था, और उसके बाद फिर ये आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने को मंजूरी दी है? आंसर 8%। पहले जो था ये 4% था, अब इसको बढ़ाकर 8% कर दिया गया है। ओके, तो ये अब वहाँ पर आरक्षण बढ़ा दी गई। और एक और बात कहूँ कि इसमें जो वहाँ पर OBC जो जातियाँ हैं उनमें 15 नई जातियों को जोड़ दिया गया है, जो OBC समुदाय था उसमें, ठीक है। तो वहाँ पर अब ST के लिए यानी जम्मू कश्मीर में जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर SC के लिए 8%, ST के लिए 20%, OBC के लिए 8% ये आरक्षण रखा गया है। और वास्तविक नियंत्रण रेखा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निवासियों के लिए 4% है, और पिछड़े क्षेत्र के निवासियों के लिए 10% आरक्षण वहाँ पर, और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी EWS के लिए 10% वहाँ पर आरक्षण है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर वहाँ पर चुनाव नहीं हुआ है, इस वजह से वहाँ मुख्यमंत्री नहीं है कोई, विधानसभा जरूर है, और उपराज्यपाल के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, मनोज सिन्हा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और यहाँ तक आपने देखा है तो पसंद आ ही रहा होगा, लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों को। तो क्वेश्चन होगा अगला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस जगह पर भारतीय नौसेना के पहले मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन किया मार्च 2024 में? आंसर होगा दिल्ली में। दिल्ली में ये उद्घाटन किया गया, दिल्ली में स्थापित किया गया। 15 मार्च को ये उद्घाटन किया गया। हालांकि इसकी आधारशिला 2014 में ही तत्कालीन जो रक्षा मंत्री थे अरुण जेटली, उन्होंने किया था 2014 में। और अब ये मुख्यालय जो है ना वो पूरा बन गया, उद्घाटन हो गया है। तो आप सोच रहे होंगे क्या इससे पहले मुख्यालय नहीं था, जो हम लिख रहे हैं कि पहली बार मुख्यालय ऐसा है? तो देखिए, इससे पहले नौसेना के जो को अलग अलग 13 जगहों से ऑपरेट किया जा रहा था। एक कोई मुख्यालय बिल्डिंग नहीं थी नौसेना का जहाँ से ये सब कुछ ऑपरेट किया जा रहा हो। तो अब एक ही जगह से ये ऑपरेट किया जाएगा, मतलब मुख्यालय एक ही हो जाएगा नौसेना का। ये बिल्डिंग जो है ना मॉडर्न फैसिलिटी एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लैस है और अपना स्वतंत्र मुख्यालय है। ये कहाँ पर है? तो दिल्ली में छावनी में स्थित है। दिल्ली कैंट जो है ना वहीं पर ये स्थित है। ठीक है, तो दिल्ली की भी बात कर लें। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। उपराज्यपाल यहाँ पर कौन है? विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने 18वीं लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम यानी शेड्यूल को जारी कर दिया। तो इसके अनुसार मतदान कब होगा? आंसर होगा 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक। ठीक है, तो ये 18वीं लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। इससे पहले जो अभी सरकार है वो 17वीं लोकसभा है और उसका कार्यकाल खत्म होने वाला है। तो ये 18वीं लोकसभा का चुनाव होने वाला है। तो मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, तो उन्होंने इसका ऐलान किया और ये कहा कि 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में ये मतदान होंगे पूरे देश में। और वैसे तो देश में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, लेकिन मणिपुर जो जातीय हिंसा है उसकी वजह से निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या को 544 कर दिया गया है। ठीक है, तो क्योंकि एक ही निर्वाचन क्षेत्र में मणिपुर में क्या है 2 बार चुनाव हो रहे हैं अलग अलग एक ही निर्वाचन क्षेत्र में, तो इसलिए ये संख्या अब हम लोग 544 देख रहे हैं। वैसे जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है टोटल वो 543 है। क्लियर होगी बात? तो 17वीं लोकसभा जिसके अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, तो वो कार्यकाल जो ना 16 जून को समाप्त हो रहा है और उससे पहले चुनाव हो जाना है, रिजल्ट आ जाना है, उसका नई सरकार का गठन होगा। ओके, क्लियर होगी बात? तो अब जो भी आगे इसमें जो अपडेट आता है फिर मैं बताऊंगा। वैसे मैं कुछ और बातें कर दूं, कुछ जो डेटा है वो दिखा दूं आपको। टोटल जो वोटर हैं वो लगभग 96.8 करोड़ हैं। 96.8 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं। इसमें महिला वोटर 47.1 करोड़ हैं, पुरुष वोटर 49.7 करोड़ हैं। पहली बार वोट देने वालों की संख्या 1.89 करोड़ है। एक और बात यहाँ बता देना चाहता हूँ मैं, आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता होता क्या है और क्या पाबंदियाँ हो जाती हैं? तो देखिए क्या है कि आचार संहिता जो ना वो राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए बनाई गई एक नियमावली है कि चुनाव के दौरान आप इन नियमों का पालन करेंगे, तो उनका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे ही चुनाव का ऐलान होता है तो उसी तारीख से ये आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वो लागू हो जाता है और मतदान के परिणाम आने पर ये ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। तो कई सारी पाबंदियां हो जाती हैं, जैसे सरकार के द्वारा लोक लुभावन घोषणाओं पर रोक लग जाती है। मतलब एक सरकार के तौर पर आप घोषणा नहीं कर सकते हैं। चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर जो अभी एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे, चूँकि प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर है उससे उड़ेंगे, तो उसका भी जो भारतीय जनता पार्टी है वो उसका किराया देगी एयरफोर्स को। ठीक है, केवल उन्हीं को छूट होती है एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने की। बाकी को फिर यहाँ तक कि गृह मंत्री को भी अलग से प्राइवेट हेलीकॉप्टर वगैरह से उड़ना पड़ता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लिए उतनी छूट होती है, लेकिन उसका भी किराया देना होता है। ठीक है, और जैसे राजनीतिक दल हैं उनके उम्मीदवार जो हैं वो जाति, धर्म, क्षेत्र इन सब के मुद्दे को नहीं उठा सकते हैं। धन बल और बाहुबल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये सब कई तरह के नियम जो हैं वो बनाए गए हैं। ठीक है, भारतीय जो चुनाव आयोग हैं उसके द्वारा। तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार
और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं जो अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। कौन कौन? सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत निर्वाचन आयोग ने 18वीं लोकसभा चुनाव का जो ऐलान किया उसके साथ साथ किन राज्यों के विधानसभा चुनाव की भी घोषणा की है, मतलब ऐलान किया चुनाव कराने की? तो आंसर होगा इसका ए और बी दोनों, यानी डी आंसर होगा। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा। ठीक है, तो 4 विधानसभा चुनाव जो है ना वो होने हैं। और इसके अलावा देश भर में और भी कई सारे जो अलग अलग विधानसभाओं में जो विधायक लोगों ने इस्तीफा दे दिया या किसी की डेथ हो गई, ऐसे 26 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर भी उपचुनाव होने हैं। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा वहाँ पर 19 अप्रैल, सिक्किम विधानसभा में 19 अप्रैल को ही होगा, आंध्र प्रदेश में 13 मई को, उड़ीसा विधानसभा का चुनाव जो होगा वो 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को, यानी 4 चरणों में वो किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मुंबई ने किसे हराकर रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीत लिया है? आंसर होगा विदर्भ। क्या है? विदर्भ। तो विदर्भ जो है ना वो रणजी ट्रॉफी की एक घरेलू टीम है। महाराष्ट्र का एक क्षेत्र भी है लेकिन उस नाम से एक टीम भी है। तो फाइनल मैच कहाँ और कब हुआ है? तो देखिए 10 से 14 मार्च को हुआ है मुंबई और विदर्भ टीम के बीच में, और ये वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई में आयोजित किया गया। और मुंबई जो टीम थी उसने विदर्भ को हरा दिया और ये खिताब जीत लिया है। मुंबई टीम के जो कप्तान थे वो अजिंक्य रहाणे और विदर्भ टीम के कप्तान अक्षय वाडकर थे। ठीक है, ये रणजी ट्रॉफी जो है वो भारत में खेली जाने वाली एक प्रमुख घरेलू प्रथम श्रेणी के क्रिकेट चैंपियनशिप है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आंसर का नवनीत सहगल। ठीक है, नवनीत सहगल। देखिए ये पद काफ़ी वक्त से खाली पड़ा था। पहले ए सूर्य प्रकाश वो अध्यक्ष थे, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, तो उसके बाद पद खाली पड़ा हुआ था। तो अब 16 मार्च को केंद्र सरकार ने पूर्व आईएएस यानी रिटायर्ड आईएएस नवनीत सहगल को प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वो 1988 बैच के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं। ठीक है, तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष या उनकी 70 ईयर की उम्र प्राप्त करने तक, यानी जो भी पहले हो तब तक होगा। ठीक है, देखिए प्रसार भारती के अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है, सवाल ये भी हो सकता है। तो उसके लिए उपराष्ट्रपति के नेतृत्व में एक कमेटी होती है जो प्रसार भारती के अध्यक्ष का नाम सेलेक्ट करती है, और सिलेक्ट नाम को फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और फिर सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है वो प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। ओके, तो ये होता है। प्रसार भारती क्या है? तो ये ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है, और ये सार्वजनिक प्रसारण संस्था है। ठीक है, ये जब इसका गठन किया गया था ना तो सोचा गया था कि बीबीसी टाइप का कुछ ऐसा बनाया जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ये सरकारी संस्था ही रह गई है, ऑटोनोमस। बस ऐसा लगता है कि नाम की ऑटोनोमस है। ठीक है, स्थापना हुई थी 1997 में, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन। फिलिस्तीन के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? आंसर का मोहम्मद मुस्तफ़ा। ठीक है, क्या नाम है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो ये जो नियुक्ति हुई है वो पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद सताइह के इस्तीफे के बाद की गई है। ठीक है, तो यहाँ के जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, और मोहम्मद मुस्तफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। 69 ईयर के हैं, और इससे पहले यानी अभी तो इजराइल ने गजा पर हमला किया है, लेकिन 2014 में भी इजराइल ने हमला किया था। उसके बाद फिर पुनर्निर्माण में गजा के महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने। ठीक है, तो अब फ़िलिस्तीन अथॉरिटी के वो प्राइम मिनिस्टर बना दिए गए हैं। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशन के लिए। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ओके, अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। बाय।